हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं अकाउंट्स टर्मिनल। आज हम आ गए हैं हमारे वीडियो नंबर 5 में, जहां पर हम करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्या है हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट? एनुअल बोनस ऑफ ₹2000 इज पेएबल टू ईच पार्टनर। क्या है ये लाइन में? हमें क्या है एडजस्टमेंट में कि पार्टनर्स को एनुअल बोनस मिलना है कितना? ₹2000। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे जो फॉर्म है वहां पे दो पार्टनर है। मैं लिख देता हूँ ए और बी, दो पार्टनर्स है, उन दोनों को एनुअली तो ₹2000 बोनस देना है। ठीक है, तो बोनस है पार्टनर्स को देना है, और पार्टनर्स को जब भी कोई एक्सपेंस होता है रिलेटेड तो उसको हम कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे? टू बोनस ए और बी। ठीक है, ए को कितना देना है? 2000, दोनों को 2-2000 देना है, मतलब ये यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2000। ठीक है, टोटल क्या है? 4000। ओके, अब बोनस हमारे लिए फर्म के लिए एक्सपेंस था, इसलिए हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दिया डेबिट साइड पे। लेकिन बोनस और क्या है? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो उसको हम दूसरी इफेक्ट जो है उसको वहां पे दे देते हैं। क्या हो जाएगा? बाय बोनस। ठीक है, बाय बोनस ए बी 2000। फिर से एक बार समझ लेते हैं। एनुअल बोनस ऑफ ₹2000 इज पेएबल टू ईच पार्टनर। हमें दो पार्टनर जो है ए और बी, दोनों को ₹2000 बोनस देना है। पार्टनर के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं या इनकम्स होती हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। अब ये जो है वो पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया है यहाँ पे। टू बोनस ए और बी, दो पार्टनर से उनको 2000, 4000 लिख दिया। ओके, अब बोनस जो है वो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ हमने यहाँ पे लिख दिया भाई बोनस ए बी 2000, 2400। ओके, सो नाउ हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, दूसरे एडजस्टमेंट पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is determined at ₹12,000 and adjustment of difference is transferred to general reserve। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस जो है उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मान लीजिए कि होगी 14,000। ओके, 14,000 रुपए जो है वो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं इन्वेस्टमेंट में। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या गया है कि द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड एट ₹12,000। ठीक है, पहले ये खत्म करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट है। अब एसेट क्यों है? क्योंकि हमने कोई चीज में इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए किया है, इसलिए हमारा एसेट है। तो हम उसको कहाँ पे लिख देंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने को बताया गया है ट्रायल बैलेंस से? 14,000। ओके, अब क्या कहा गया है एडजस्टमेंट में कि 12,000 डिटरमाइंड हुआ है, मतलब आउटर कॉलम जो है वहाँ उसमें हमें क्या चाहिए? 12,000। ओके, तो हम यहाँ से कितना माइनस करेंगे कि 12,000 हो जाएगा? 2,000 माइनस करेंगे, सो 12,000 हो जाएगा। अब ये जो 2,000 माइनस किया वो अगर कोई एसेट होता तो उस पर अगर हम ऐसा करते तो ये जो 2,000 है वो कहाँ पे चले जाते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ पे डेबिट साइड पे चले जाते। हम क्या लिख देते? तो डिप्रिसिएशन ऑन एसेट। ओके, लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, तो ये जो 2,000 है वो हम कहाँ पे लिखेंगे? इसके लिए हमें ये दूसरी लाइन में दी गया है एंड एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 का, उसको हमें क्या करना है? ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में। ओके, समझ लेते हैं कि जनरल रिजर्व है उसकी वैल्यू दी गई होगी 20,000। ओके, तो जनरल रिजर्व है कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी है, हम उसको लिख देंगे यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व कितना दिया गया है? 20,000। ओके, माइनस हमें कहा था क्या कहा है कि जो 2,000 है उसको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, तो हम कर देंगे ये 2,000 को ट्रांसफर 2,000। ठीक है, क्या आ जाएगा? 18,000। एक बार वापस से समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? डिटरमाइंड हुई है 12,000 रुपए के ऊपर, 14,000 ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, 14,000 माइनस 200 12,000 आ गया। ये जो 2,000 है उसको हमें ये जो डिफरेंस है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया जनरल रिजर्व 20,000 माइनस 200 इज इक्वल टू 18,000। ओके, अब तीसरे एडजस्टमेंट की ओर बढ़ते हैं हम। लोन ऑफ ₹600 was given to an employee but debited to salary account। अब ये हम समझ लेते हैं फिर से। एक हमारा एडजस्टमेंट कहना क्या चाह रहा है, मतलब हमारी फर्म ने हमारे किसी एम्प्लॉय को जो हमारे यहाँ काम करता है उसको ₹600 की एक लोन दी हुई है, लेकिन
गलती से हमने उसे डेबिट कहाँ पे कर दिया है, सैलरी अकाउंट में, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं कि हमें अगर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा सैलरी का, सैलरी दिया गया होगा, मान देते हैं 15,000, ठीक है। अब लोन जो है वो दी गई है एम्प्लॉय को, लेकिन डेबिट कहाँ कर दिया है, सैलरी अकाउंट में से। तो सैलरी यहाँ कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, एक्सपेंस है हमारा। सैलरी कितना कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 15,000, ठीक है। माइनस हमें यहाँ पे डेबिट नहीं करना था लेकिन हमने कर दिया है, इसलिए हम वापस माइनस कर दे रहे हैं। कितना माइनस कर देंगे, 600, ओके। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14,400, राइट। हमारी इफेक्ट हो गई। अब दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, लोन ऑफ ₹600 वाज गिवन टू एन एम्प्लॉय। अगर सिंपल होता तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लोन हम देंगे लोन, तो ये हमारे रिसीवेबल है क्योंकि हम वापस लेंगे, जिसका हमने लेंट की है लोन, तो हम उसको कहाँ पे लिख देंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख देंगे। तो लिख देते हैं लोन लेंट टू एन एम्प्लॉय, ओके। कितने रुपए दिए गए हैं, 600, सिंपल, okay. So now let's have a look on some new adjustments. Fourth, value of closing stock is ₹15,000, out of which 10% and 15% goods have market value less than book value by 12% and 20% respectively, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होगा तो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी, और वो कहां पे आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, एसेट साइड पे, क्योंकि स्टॉक है इसलिए, ठीक है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है तो उसकी दो इफेक्ट आएगी। फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे आएगी, और दूसरी कहां पे आएगी, हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड, ठीक है। अब जैसे कि आपने 11th में ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ी ही होगी, लेकिन अगर नहीं आती है तो हम यहाँ पे वापस से एक बार रिकॉल करेंगे उसको। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹15,000। कैलकुलेट करते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। क्या दी गई है, 15,000 हमारी अमाउंट दी गई है क्लोजिंग स्टॉक की, आउट ऑफ विच 10% and 15% goods have market value less than book value by 12% and 20% respectively. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 15,000 के 10% निकाल लेते हैं, ओके। 10% कितना हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा। 15,000 का 10% कितना हो गया, 1,500 हो गया, ओके। अब उसका 15% कितना हो जाएगा वो हम देख लेते हैं, 2,250 हो जाएगा। 15% कितना हो गया, 2,250, ओके, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बाकी रह रहा है वो भी हम निकाल लेते हैं। क्या होगा उसके लिए, 15,000 माइनस 2,250 माइनस कितना करना है, 1,500, ओके। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 11,250, ओके। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो दो वैल्यू है उसमें कुछ मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू बाय 12% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे भी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हम यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे जो लेस दिया गया है उसकी जगह पे मोर दिया गया होता तो हम ये जो 15,000 है उसको लिख देते, हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम 11th स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट, जिसके हिसाब से क्या है, जिसकी वैल्यू लेस होगी, जो स्टॉक की वैल्यू लेस होगी हम उसको लेंगे, ठीक है। तो अगर 15,000 होता और यहाँ पे मोर होता तो जो अमाउंट आती है वो बड़ी होती 15,000 से, इसलिए हम 15,000 लेते। लेकिन यहाँ पे लेस लिखा गया है इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। अब क्या कहा गया है, लेस देन बुक वैल्यू बाय 12% एंड 20%, ओके। मतलब यहाँ से माइनस करना है, कितने परसेंट माइनस करना है, 12% माइनस करना है। तो 1,500 के 12% कितना हो जाएंगे, 180, ओके। क्या आंसर आएगा, 1,500 माइनस 180, 1,320, राइट। अब 2,250 के 2,250 से कितने करने हैं, 20% करने हैं, उसके 20% माइनस कर देते हैं। कितने माइनस करने पड़ेंगे, 450 माइनस करने पड़ेंगे, ओके। तो कितना आंसर आएगा हमारा, 1,800, ओके। और ये जो है वो है यहाँ पे हमारा
11,250। इन सारों को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो प्लस कर देते हैं 1320 प्लस 1250। क्या हमारा आंसर आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 15,300। ओके, सो ये जो है वो हमारा स्टॉक। ओके, अब आपका एक बार और क्लियर कर देता हूं कि हमने ये वैल्यू जो है वो क्यों ली है। ठीक है, हमने ये वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे लेस करा गया है। ये 15,000 स्टॉक है, उसकी जो 10% स्टॉक है मतलब कि 1500, उसका 12% लेस है वैल्यू। ठीक है, इसलिए ये 1320 आया और वैसे ही यहाँ पे भी 1800 आया है। अब प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिसकी वैल्यू लेस होगी वो हम लेंगे। सो हम कौन सी लेंगे, ये वाली या ये वाली? भाई ये वाली ही लेस है तो ये वाली ही लेंगे, मतलब हमने यहाँ पे ये ली और हमने यहाँ पे ये ली। ठीक है, सो 1320 प्लस 1800 प्लस 11,250 इज इक्वल टू 14,370। ओके, समझ में आ गया आपको? और इसकी दो इफेक्ट कहाँ पे आएगी? फर्स्ट इफेक्ट, इसकी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगी? फर्स्ट इफेक्ट आएगी भाई ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी कहाँ पे, कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड। ठीक है, और दूसरी इफेक्ट आएगी हमारी बैलेंस शीट में आएगी। तो कौन सी साइड आएगी? एसेट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए एसेट है, राइट? ठीक है, सो नाउ हम हमारी दूसरी एग्जाम्पल कौन सी है? स्टेशनरी स्टॉक एज ऑन 3/31/317 रुपीज 500। ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ पे प्राइम बैलेंस में दिया गया होगा स्टेशनरी एक्सपेंस, मान लेते हैं कि 15,100 दिया गया। ओके, अब हमारी एडजस्टमेंट क्या कहती है कि स्टेशनरी स्टॉक 31/3/17 को कितना है? 500 रुपए है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर वो कब चालू होता है? तो 1/4 को चालू होता है, तो मान लेते हैं कि 1/4/16 को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और 31/3/17 को हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म हुआ। ठीक है, अब इन दोनों के जो टाइम है हमारा, जो पूरा साल है, उसके बीच में हमने कितने का स्टेशनरी एक्सपेंस किया है? 1500। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब 31/3 को हम गिनते हैं तो हमारे पास अभी भी स्टेशनरी का जो स्टॉक है वो कितना है? 500 रुपीज हमारा स्टॉक जो है वो बाकी। तो उसको हम, ये जो स्टॉक है उसको हम कब यूज करेंगे? हम अगले साल यूज करेंगे, इसलिए अभी ये हमारा एसेट है तो हम उसको क्या करेंगे? एक्सपेंस से माइनस कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? एक साल का एक्सपेंस या गेन निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे तो ये जो 500 रुपए है वो तो अगले साल के लिए है, इसलिए हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, सो पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट जो है उसमें यहाँ पे जब सैलरी हम लिखेंगे, सैलरी सॉरी स्टेशनरी एक्सपेंस हम लिखेंगे तो हम 1500 जो है उसमें से स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक ऐसा लिख के -500 कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे 1000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी उसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख देंगे। क्यों लिख देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे? स्टॉक है इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? स्टेशनरी स्टॉक 500। ओके, वापस एक बार समझ लेते हैं। स्टेशनरी स्टॉक है जो 31/3/17 को कितना है? 500 रुपए है। पूरे साल के दरमियान हमने कितना खर्चा किया होगा? 1500 रुपए का खर्चा किया है, लेकिन 500 रुपए अभी भी हमारे पास जो स्टॉक है 500 रुपए का, इसलिए हम इसको एसेट साइड लिखेंगे, इसलिए हम एक्सपेंस में से 500 रुपए जो है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारी लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? परचेज ऑफ ₹4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड बट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कि हमने 4,000 रुपए के कुछ गुड्स खरीदे हैं, लेकिन उसने हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा उसमें ये जो 4,000 के गुड्स हैं वो रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो अब इसकी दो इफेक्ट्स कौन सी आएंगी? तो इसकी फर्स्ट इफेक्ट आएगी हम परचेज में प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने परचेज किया है, इसलिए सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट्स पे परचेज आता है। सो परचेज की जो भी अमाउंट हुई, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज है परचेज की अमाउंट, तो वहाँ पे हम 1 लाख रुपीज लिख देते हैं, और उसके साथ साथ ये जो 4,000 का हमने जो रिकॉर्ड नहीं किया है परचेज वो लिख देते हैं परचेज। ओके, क्या आ जाएगा? 1 लाख। ओके, और उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी? हमने परचेज किया है इसलिए हमारे क्रेडिटर्स बड़े होंगे, तो हम बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट उसकी लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स जो होते हैं
फॉर एग्जाम्पल 50,000 के जो क्रेडिटर्स हैं वहां पे भी लिख देंगे 4,000 के क्रेडिटर्स बड़े हैं, परचेज हुआ है इसलिए सो आ जाएगी 50%। यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो 4,000 है वो क्लोजिंग स्टॉक में है, और अगर ये 4,000 क्लोजिंग स्टॉक में है तो फिर हम उसको माइनस क्यों करें, ठीक है। इसलिए हम क्लोजिंग से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिंपल जो 4,000 का जो परचेस हुआ है और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसकी तो इफेक्ट लगानी है। उसकी हमने फर्स्ट इफेक्ट लगा दी परचेस अकाउंट में और दूसरी हमने लगा दी बैलेंस शीट में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और स्टडीज में हेल्पफुल रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे ये टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो आप मुझे इनसे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।